चलिए क्वेश्चन अब आप देखते हैं सेक्शन बी, ठीक है ना। सेक्शन डी इसमें कितने हैं सारे आपके कुल क्वेश्चन है 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। नंबर 32 में देखो क्या है। तो 32 में क्या कहता है, पढ़ो आप। और ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो आपको क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो लेट मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। मैंने क्या मान ली कि स्पीड जो ट्रेन की है वो ओरिजिनली x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो टाइम टेकन, तो डिस्टेंस कितने है, डिस्टेंस भी आपको दिया ना, वो कितना डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है, कितना किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। तो टाइम टेकन, देखो इस केस में टाइम टेकन कितना हो जाएगा, मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने में इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, 360 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लेगी वो, डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक होता है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई x। सपोज इक्वेशन नंबर 1 हो गया, राइट। नाउ सेकंड कंडीशन क्या आती है इसमें कि इफ, अगर वो होती इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इसका मतलब न्यू स्पीड कितनी हो जाती है उसकी, नई स्पीड कह रहा है वो हो जाती है उसकी कितनी बेटा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। पहले x थी, अब वो अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होती तो क्या होता, तो अगर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो बोलती सेम डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लगेगा नेचुरली। तो इन दिस केस डिस्टेंस तो वही है, इन दिस केस टाइम टेकन कितना हो जाएगा, देखो ध्यान देना कि डिस्टेंस वही कवर कर रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, अगेन डी अपॉन एस, 360 डिस्टेंस वही है बट स्पीड चेंज हो गई, अब x प्लस 5 हो गई है, दिस इज योर इतना आवर हो जाएगी, ठीक है ना। ये कितनी आवर में, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 होगी, ये तो होगी। अब इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, यानी क्या मतलब हुआ, अगर उसकी स्पीड बढ़ गई तो ये क्या हो जाएगी, कम टाइम लेगा। इसमें स्पीड कम थी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर एंड दिस क्वांटिटी इज स्मॉलर। इन दोनों के, ये दोनों टाइम है, इन दोनों टाइम्स में कितना फर्क है, 1 आवर का, समझ रहे हो बात। तो इसको ज़्यादा टाइम ले रहा हो तो क्या हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू कितना था बेटा, 1 आवर, ठीक है ना। इन दोनों का फर्क कितना था, डिफरेंस जो है वो 1 आवर, वो जो हमारी ट्रेन है वो क्या ले रही है, इस केस में लेस ले रही है, तो इसका मतलब लेस टाइम है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आवर है। बस इक्वेशन बनाना होगा। अब क्या हो जाएगा बेटा, 360 x प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस x अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, x प्लस 5 एलसीएम ले लिया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, 360 कॉमन ले लिया, दोनों ऊपर में से न्यूमरेटर में से, x प्लस 5 माइनस x बढ़ गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, देखो यहाँ पर 360 इंटू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 360 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये, 1800, ठीक है ना, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली फैक्टराइज करना है और उसके x की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो बाय फैक्टराइजेशन में था, पढ़ा है ना इस तरीके से। तो क्या हो गया, अब आपको 1800 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या डिफरेंस, सम क्या आ रहा है
5 आ जाए, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे देखो, अब आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो, प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। देखो मैंने स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म की मेथड लगाई है, तो यहाँ पर क्या क्या मैंने 5x को स्प्लिट कर दिया, 45x माइनस 40x कितना हो गया, 5x ही हो गया ना। तो बस यहाँ से आप x कॉमन ले लो, फर्स्ट में से क्या हो जाएगा, x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लोगे तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस कॉमन ले तो प्लस हो गया ना, तो यहाँ पर देखो यहाँ से इधर आ जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 45 दोनों कॉमन है, दिस इम्प्लाइज x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 45 और x इज इक्वल टू 40। अब x क्या थी हमारी, स्पीड है हमारी, x क्या है हमारी, स्पीड है, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 40, क्या लिखोगे, रिजेक्टिंग नेगेटिव स्पीड, ठीक है ना। हमें नेगेटिव स्पीड नहीं चाहिए, तो हमें पॉजिटिव स्पीड ही चाहिए, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आ गई। तो x क्या थी, स्पीड ऑफ द ट्रेन, वही आपको निकालनी थी। सो हैंस स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। चलिए, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो गया बेटा आपका, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. देखो ये क्या है इस क्वेश्चन में, 40 क्वेश्चन का क्वेश्चन है और लेंथी थोड़ा सा है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लेंथी थोड़ा सा स्टेप्स आपके पास होंगे, ठीक है, स्टेप्स आपके पास बढ़ेंगे नंबर, तो कोई नहीं, लेकिन क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, सिस्टमेटिकली आप करोगे तो इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे आराम से। तो क्वेश्चन इसमें देखते हैं, अब मोटर बोट हुज स्पीड इज स्टील वाटर दी है आपको, स्टील वाटर मतलब तो स्टैंडिंग वाटर होती है ना, 18 किलोमीटर पर आवर, 1 hour longer to go 24 किलोमीटर पर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो आपको निकालने, उसको आप लेट कर लो, मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब करंट की स्पीड, ठीक है ना, bx किलोमीटर पर आवर। मान लेता हूँ, मैंने मान ली कि जो स्पीड, जो करंट की स्पीड है या वो स्ट्रीम की है स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, जो जिसका फ्लो है वो, ठीक है ना, जो रिवर जो फ्लो हो रही है उसकी स्पीड जो है वो किस स्पीड से फ्लो हो रही है। तो अगर देखो आप, अब क्या होता है इसमें, अप स्ट्रीम और डाउन स्पीड दो हो जाती है, यानी आप जिस स्पीड में, जिस डायरेक्शन में आपकी रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में आप भी जाएंगे, आप बोट में जाएंगे उसी डायरेक्शन में, तो आपकी नेचुरली बोट की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी आपकी। अगर स्टीम करंट की स्पीड के अगेंस्ट आप अगर बोट को ले जा रहे हैं तो क्या होगा, नेचुरली आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए होती है, एक तो होती है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्पीड, डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब करंट के साथ ही अगर अलोंग द करंट आप अगर मूव कर रहे हैं तब आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जो आपकी स्पीड है उसमें करंट की स्पीड ऐड हो जाएगी उसमें, ठीक है ना। आपकी स्पीड क्या थी इसमें, मोटर बोट आपकी मतलब मोटर बोट की, तो मोटर बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये होगी। और इससे डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, तो बोट की अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, तो आपकी स्पीड यानी बोट की स्पीड है उसमें से आप करंट की स्पीड माइनस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो तो आपको इतना पीछे धकेलेगा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर देखो, आपने करंट स्पीड, आपने डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल ली और करंट, अब मान लो कि ये कंडीशन आपके पास ये ए से बी जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सॉरी 24 किलोमीटर। माना करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब करंट की फ्लो, आपका जो रिवर की फ्लो की डायरेक्शन ये है, आप ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा, वो टाइम, और बी से ए आने में जब ऊपर जो वापस आएगा तब क्या होगा, अगेंस्ट द करंट आएगा, यानी अपस्ट्रीम आएगा, ठीक है। इन दोनों का जो कवर करने में जो टाइम लगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 आवर है। तो हम मान लेते हैं डिस्टेंस
sorry, time taken to cover AB, time taken to go from A टू B। अगर मैं A से B तक जाने में टाइम निकालूं तो कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 24 बाई स्पीड कितनी होगी, देखो करंट के साथ ही जा रहा है, तो 18 प्लस एक्स आवर्स हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली वो वापस भी तो आ रहा है, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम बी टू ए। अब बी टू ए से वापस भी आने के लिए कह रहा हो, उसको टाइम जो लगेगा तब वो अगेंस्ट द करंट आएगा, यानी अप स्ट्रीम आएगा, लेकिन डिस्टेंस वही है, तो स्पीड सिर्फ फर्क है उसका, इतना और हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यानी अब उसने अप स्ट्रीम आने में क्या लिया होगा, ज़्यादा टाइम लेगा ना, करंट के साथ जाएगा कम टाइम लेगा, करंट के साथ अगेंस्ट आएगा तो ज़्यादा टाइम लेगा। इन दोनों टाइम्स का डिफरेंस कितना है, 1 आवर। तो सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आवर है। ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब बस सिंपलीफाई तो आपको सिंपली सॉल्व करना है। दिस इम्प्लाइज, अब आपको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 24 मैंने कॉमन लिया, इनको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स को मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहाँ बच गया देखो क्या, 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, हाँ 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, 24 इंटू एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x, तो कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 24 प्लस 2 एक्स कितना हो जाएगा, 48x अपॉन 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48x। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, अब आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 48x, ठीक है, माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आपकी, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको 324 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या सम कितना है, माइनस 324 के आपको फैक्टराइज करने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको कितने हो जाएंगे, इसको देखो, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितने आएंगे, 54 और 6, अभी देखो 54 इंटू 6 कितना होता है, ठीक है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपको बस हिडन बेटा ये तो फैक्ट आपको खुद करना है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, आपने फैक्टराइज कर दिया 324 के, और ये क्या हो गया, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दिया, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर से x कॉमन लोगे तो x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लोगे तो x प्लस 6 से डिवाइड करो, ठीक है, और कितना हो गया, x प्लस 54, यहाँ से 6 कॉमन लिया तो कितना हो गया, 54। ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज x प्लस 54 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, सो दैट थोड़ा स्पेस बन जाए। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से यहाँ सीधे डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 54 और x इज इक्वल टू 6। अब क्या है, स्पीड x की हमारी स्पीड है, तो दिस इम्प्लाइज स्पीड निगेटिव तो हो नहीं सकती, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6
rejecting the negative speed, ठीक है। सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब जो करंट की स्पीड थी वो कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो अगेन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 आपका प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। और क्या है, प्रूव दैट if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है। Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other sides are divided in the same ratio। या तो आप जानते हैं क्या बीपीटी है, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, यही तो है आपकी। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं से भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा इसका, आप इसको खुद सॉल्व कीजिए। नाउ आई विल कम टू पार्ट्स, इसका जो अदर पार्ट है, ठीक है ना। चलो इसका जो है सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ऐसा, एक एनी ट्रायंगल है पी यू एंड आर, ठीक है। इसमें एक कंडीशन दी है कि दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एस एंड टू पॉइंट्स आर एस एंड टी, एस है पॉइंट पी क्यू पर और टी है ये, ठीक है ना। और इसमें हमका जो रिलेशनशिप दिया है वो रेशियो दिया है पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू, यानी पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर, इट इज गिवन, राइट, क्या आपको गिवन है। एंड एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर, पी एस टी कौन सा है, पी एस टी ये है, एंड एंगल पी आर क्यू एंगल ये है, ये दोनों बराबर, ये भी गिवन है आपको, पी आर इज इक्वल टू एंगल 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल पी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इन ट्रायंगल फ्रॉम 1, अगर देखो पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर है, इसका मतलब जो है दीज साइड्स हैव बीन डिवाइडेड प्रोपोर्शनली, ठीक है ना, किसके, इस पॉइंट से, एस और टी पॉइंट से, ठीक है ना। तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसमें अप्लाई होगी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स ही, ठीक है ना, यही तो है। अगर ये एस टी प्रोपोर्शनल, अगर ये एस टी क्यू आर के अगर पैरेलल है, दिस इम्प्लाइज क्या हो गया बेटा, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। क्यों क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना बेटा, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये इसका मतलब क्या है, ये भी एंगल 1 है, फिर क्या है, ये भी एंगल 1 है। सो एंगल, अब ये भी एंगल 1 है, ये भी एंगल 1 है। सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया बेटा, पी आर क्यू, बोथ आर इक्वल टू 1, समझिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एंगल बराबर है तो पी क्यू में साइड्स भी इसके अपोजिट इक्वल होंगी, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। क्यों, क्या क्यों, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये आपको प्रूव करना था। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल पी, अगर दो साइड बराबर हैं तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ये आपको प्रूव करना होगा। ठीक है ना? चलिए, ठीक है। 34 क्या कहता है? 34 क्वेश्चन नंबर आपका मैथ्स क्वेश्चन से है। ठीक है। और मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक एट each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. ठीक है। ये क्या है? मेडिसिन की कैप्सूल है और इस शेप में है आपके। कैसे शेप में है ये? ठीक है। यहाँ पर हेमिस्फीयर है और यहाँ पर भी हेमिस्फीयर है। ठीक है। ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ है 14 मिलीमीटर है। तो यहाँ से आते कितने हैं? 14। ठीक है। 14 कहाँ से कहाँ तक है? पूरी ये। ठीक है। सारे डायमेंशन जो है किसमें? मिलीमीटर में है। ठीक है। अब आपको इस कैप्सूल का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। तो इस दिस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। तो एक हेमिस्फीयर ये है, कौन सा है ये देखो, मैं सेव कर रहा हूँ। और एक हेमिस्फीयर ये है। ठीक है ना? दोनों का रेडियस सेम है। और इस और रेडियस, इसका डायमीटर जो है जो 5 मिलीमीटर है। ये डायमीटर कितना है बेटा? ये है 5 मिलीमीटर। ठीक है। ठीक। तो अब रेडियस, अब देखो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस दोनों के लिए कॉमन है। रेडियस जो सिलेंडर का है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। दिस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ टू हेमिस्फीयर्स एंड अ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है ना? तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा? हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस, टू हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस प्लस कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो पहले तो हम रेडियस चाहिए हमको। तो रेडियस तो कॉमन हो जाएगा। इसका डायमीटर कितना है? दोनों का रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर। राइट। अब नाउ हमारा रेडियस हेमिस्फीयर का तो निकल गया। नाउ व्हाट इज द लेंथ, हाइट ऑफ द सिलेंडर? तो हाइट ऑफ द सिलेंडर माना मैं एच ले लेता हूँ। तो एच कितना हो जाएगा बेटा? देखो टोटल कितना है ये, देखो यहाँ से टोटल कितना है? 14। ठीक है। टोटल 14 है। 14 माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? रेडियस 2.5, ये 2.5। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 को आप प्लस करोगे, ये जो आएगा ये मिलीमीटर में आपका, ये आपकी रेडियस जाएगी, ये हाइट जाएगी इसकी। समझ रहे हो? इस 14 में से मैंने इतना दिस किया माइनस, दिस किया माइनस। ठीक है। तो 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 मिलीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। बस अब आर निकल गया, रेडियस निकल गया, हाइट निकल गई। फिर तो आप आराम से कर्व सरफेस निकाल सकते हो। तो कर्व सरफेस एरिया आपका कैप्सूल हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर्स प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना? ये तो हो जाएगा। अब टू हेमिस्फीयर का, एक का 2 इंटू, देखो कर्व एक पूरे स्क्वायर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। तो 2 का 2πr²। तो 2 इंटू 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है, आपको पता है कर्व सरफेस 2πrh। 2πrh। ठीक है ना? आर कैपिटल लिया मैंने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन है, 2πr यहाँ पर भी है और 2πr यहाँ पर भी है। तो मैं कॉमन लेता हूँ, 2πr कॉमन लेता हूँ। क्या बच गया? देखो 2 से 2 4r प्लस, देखो 4r सॉरी 2r, 4r नहीं 2r, 2r प्लस क्या बच गया? प्लस h। ठीक है ना? सिंप्लीफाई कर लो। अब h आपको r पाई जो है 24.7 आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। और r कितना रेडियस आपका? 2.5। राइट। 2 इंटू आर कितना हो गया बेटा? 2 इंटू 5 प्लस h कितना है आपका? 9। ठीक है ना? बस सिंपल सा आप रखना। तो 2 इंटू 22 इंटू 7, 22.7 इंटू 2.5 इंटू, देखो कितना हो गया? 5 प्लस 9 इक्वल टू 14। कितना क्या हो जाएगा आपका? ये मिलीमीटर स्क्वायर ये एरिया आपका कर्व सरफेस एरिया। अब इसको कैंसिल कर लो आप, 7 सिंप्लीफाई करो। 7 2 जा दिस 2 2.5 इंटू 2 5 5 इंटू 2 10
10 इंटू 22 इज इक्वल टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये आपको निकालना था, 220 मिलीमीटर स्क्वायर इज द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल। ठीक है, चलिए नंबर 34 का और पार्ट। ठीक है, 34 का और पार्ट ले लो। ठीक है, ये क्या है? इसको कहता है और गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamun is shaped like cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। ठीक है ना, तो पहले तो हमें क्या करना है, गुलाब जामुन का जो शेप है वो कहता है कैसा है, सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल। जैसे आपने इस अभी जो प्रीवियस पार्ट में किया था ना, सेम उसी टाइप का एक गुलाब जामुन का शेप है। क्या है वो, सिलेंडर एंड ऐसे है लगभग। ठीक है, ठीक है, जिसमें ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट है। तो ऐसा है गुलाब जामुन का शेप है। ठीक है, वन गुलाब जामुन का शेप ऐसा है। अब इसके जो डायमेंशन है वो क्या क्या है इसमें देखो, हेमिस्फेयर इज and with length 5 cm and diameter 2.8 cm, सिलेंडर with two hemispherical with length 5 cm। इसका जो लेंथ है सिलेंडर की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी इतनी ये है। ठीक है, ये तो मेरा है। is shaped like cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। ये कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर ये डायमीटर यहाँ से। ठीक है, कितना ये है डायमीटर। तो सबसे पहले तो आर देखो, तो रेडियस आर इज इक्वल टू रेड, तो जो सिलेंडर की रेडियस है वही हेमिस्फीयर की रेडियस भी है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2.8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर एज वेल एज टू हेमिस्फीयर्स। ठीक है ना, एक गुलाब जामुन की बात कर रहा हूँ, उसका सिर्फ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो 5 सेंटीमीटर इज दिस कंप्लीट लेंथ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्या होगी, यहाँ से ये पूरी लेंथ है इसकी, नॉट ए, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, राइट, ये पूरी लेंथ कितनी है आपकी, 5 सेंटीमीटर। सॉरी ये तो मिस इंटरप्रिटेशन आप करेंगे तो आंसर आपका गड़बड़ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। कितनी हो जाएगी देखो, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर एच ले लूँ, कितनी हो जाएगी, 5 तो पूरी थी ना, 5 माइनस यहाँ से यहाँ तक कितनी रेडियस है, 1.4 यानी हाइट माइनस 1.4 प्लस 1.4 आपको माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी होगी इसकी, 2.2 सेंटीमीटर, मतलब हाइट भी ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी, ये तो सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, लेंथ हो जाएगी। अब हमारे को निकालना है क्या, पहले हम वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है ना, चलो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ, अब कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन, उसका 30% जो है उसमें सीएफ सोल्यूशन है। ठीक है, तो पहले हमें गुलाब जामुन का, एक का गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस 1 हेमिस्फीयर। ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, मतलब 2 इंटू, देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, 4/3 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 2/3, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, क्या बच गया, 4/3, क्या हो जाएगा ये आर प्लस, देखो 4/3 आर प्लस क्या बच जाएगा एच,
सिंप्लीफाई कर लो आप। तो पाई इसको आप जो भी आप 22/7 ही लेना ना, पाई की वैल्यू दी तो नहीं है हमको, तो पाई की वैल्यू नॉट गिवन, इट मींस यू टेक पाई एज 22/7 इट इज। एंड व्हाट इज आर? आर इज 1.4 स्क्वायर ऑफ दिस into 4/3 into 1.4 plus h is what? H is equal to 2.2. This is your सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम किसमें आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है ना। तो उसको आपको सिंप्लीफाई करना है बेटा। तो 22 अपॉन, अब ये तो निकला आपका 22/7 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 1.96 क्या हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा? ये 40 हो जाएगा 5.6 प्लस कितना हो जाएगा? 6.6 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ, ये तो एक निकाला, तो कितने वॉल्यूम थे बेटे? कितने आपके गुलाब जामुन हैं? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। इक्वल क्या बोलोगे आप? उसको मल्टीप्लाई कर दो 45 से। 45 इंटू दिस मच, क्या? 22/7 इंटू 1.96 इंटू 5.6 अपॉन जो भी आएगा, कितना आएगा ये? 6.6 12.2 अपॉन 3, ठीक है ना। 12.2 अपॉन 3 सेंटीमीटर। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ये तो आपका वॉल्यूम निकलेगा किसका? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑल द गुलाब जामुन, बट व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिरप। और सिरप कितना है इसमें? तो सिरप इज 30% ऑफ दिस, तो इसका वॉल्यूम का 30% निकालना है आपको। तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगेन, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, बता रहा हूँ। सो आपको निकालना एक्चुअली क्या है? वॉल्यूम कंटेन, आपको निकालना है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप कुड बी फाउंड। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ 30% ऑफ दिस क्वांटिटी जो भी आया आपका, ठीक है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 45 क्या है? ऑफ 45 इंटू 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आपका ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, क्योंकि 30% निकालोगे, इसका 30% निकालना है आपको। 30 बाई दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/100 इंटू जो भी, देखो इसको एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो आप, ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई खुद कर लो इसको, ठीक है। 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल कम आउट टू बी कितना आएगा? लगभग 338 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 338.12 समथिंग आएगा। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। आपको देखो यहाँ पर कुछ और भी आएगा, ठीक है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज फाइनल, इतना आपका सिरप उसमें इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। कहता है फाइंड द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, ठीक है ना। तो आपको फाइंड द एवरेज लाइफ ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ दीज लैम्प निकालना है, यानी आपको मीन निकालना है बेसिकली, ठीक है ना। मीन निकालना टेबल फॉर्म आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है इसमें? अब आपको मीन निकालने के लिए आपको पता है, देखो आपको मीन निकालने के बेसिकली कितने मेथड से? 3 मेथड। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है आपने क्या करा, एज्यूम मीन मेथड का, थर्ड क्या होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। आप कोई मेथड अपना सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है, कैलकुलेशन अगर बड़े डाटा होगा आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, ठीक है ना। सही है। तो उसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल दी है। इस टेबल से आप लेटेस्ट मेक अ टेबल, एक टेबल और बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मिड वैल्यू,
एफ एक्स एफ एक्स और एज्यूम मीन सारी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए कैसे बनाते हैं देखो। अब इसको मैं लिख देता हूँ क्लास, मैं लाइफ टाइम लिख रहा हूँ, उसको लिख देता हूँ फर्स्ट हो क्लास, यानी क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है, लाइक दिस। दूसरा वो लिख रहा हूँ क्या, इसको फ्रीक्वेंसी, क्या लिखूंगा इसको, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है ना। थर्ड लिख रहा हूँ मैं मिड वैल्यू, मिड वैल्यू इसको बोलते हैं एक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स। अगर वहां चाह रहा हूँ कि d इक्वल टू, यहाँ पर मैं एज्यूमिंग मेथड से निकाल रहा हूँ a माइनस एक्स, ठीक है, सॉरी x माइनस ए, d इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है, एज्यूमिंग मेथड। और यहाँ पर फाइनली निकालूंगा एफ डी, ठीक है, क्या निकालूंगा एफ डी, ठीक है, एफ डी, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, तभी तो निकलेगा मीन हमारा, ठीक है ना, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे हम। अब वैसे देखो क्लास कहाँ से कहाँ था एवरेज में, आपको है 1500 से लेकर 2000 तक है, ठीक है, 2000 से लेके 2500, ठीक है, 2500 से लेके 3000, 3000 से लेके 3500, 3500 से लेके 400, ठीक है, 4000 से लेके 4500, 4500 से लेके, ये आपकी पूरी टेबल बन गई यहाँ पर, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 14, 56, ये है 14, ये है 56, उसके बाद 60, उसके बाद है 86, उसके बाद कितनी है 74, 62, 74, 62 एंड फाइनली इट इज 48। अब मिड वैल्यू निकालनी है आपको, देखो कितना करेंगे, 1500 प्लस 2000 एंड 2000 कितना होगा 3500, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 1750, ठीक है ना। फिर कितना हो जाएगा 500 ऐड कर जाओ आप, ठीक है ना। ठीक है, ठीक, तो ये कितना हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना है, माना आप, अब आपको ए कौन सा मानना है, लेट ए इक्वल टू आपने मान लिया, सपोज मैं मान लेता हूँ ए जो एज्यूम मीन है आपका, ए इक्वल टू है, सपोज कोई भी जो आपके सेंटर में पढ़ रहा हो, कौन सा पढ़ रहा हो, देखो ये पढ़ रहा है आपका सेंटर में, ठीक है, दिस इज योर ए इक्वल टू है आपका 3250। तो अब आपको क्या करना है, d इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है ना, d इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय, आप एच भी कर सकते हो इसको, आप स्टेप डिवीजन मेथड से भी लगा सकते हो, उससे और शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, टर्म क्या हो जाएंगे आपके उससे और शॉर्ट हो जाएंगे। कैसे करोगे देखो, अब 1750 में से ये माइनस करोगे आप x माइनस ए, तो क्या क्या करोगे आप 1750, कितना हो गया बेटा, ठीक है 1500 हो गया, और इसका जो s कितना है बेटा 500, तो इसको 500 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3, फिर कितना आ गया 3 विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना। फिर इसको देखो, यहाँ से देखो कितना आएगा 10, ये माइनस 2 आएगा, क्यों 2250 में से इसको माइनस करोगे तो माइनस ऑफ 1000 आएगा, 1000 को 500 से माइनस 2 आएगा, इसको -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, सॉरी यहाँ पर -1 एंड यहाँ पर -2 और ये -3, देखो सॉरी दीज आर नॉट माइनस, ये 1 2 3 आएंगे, ठीक है ना, ये 1 2 3, ये जैसे कैसे कौन आएगा देखो 4750 में से क्या माइनस करना है 3250, ठीक है ना, माइनस करो 0 0, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपको क्या करना था 500, 4 में से 3 1, ठीक है ना, तो 3 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, इसमें कैलकुलेशन तो आपको पता है कि इस वाले टेबल में जो है कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना।
अब आपको क्या निकालना है, एफ डी निकालो। आप एफ डी क्या हो जाएगा बेटा, देखो एफ कितना हो जाएगा -42, और इसको देखो कितना हो जाएगा -112, देखो -60, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखना, 0, ठीक है 74, ये कितना हो जाएगा 124, ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो, तो कैलकुलेशन आपको उसे ध्यान सही से करनी पड़ेगी, ठीक है 144। अब आपको ये क्या करना है, अब आपको देखो सिग्मा एफ निकाल, एक तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, सिग्मा एफ की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। सिग्मा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो सिग्मा एफ मीन एफ का टोटल, ठीक है ना। सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ बेटा प्लस कर लो इसको, सिग्मा एफ को प्लस करना क्या है, और सिग्मा एफ डी की जरूरत पड़ेगी आपको, एंड सिग्मा एफ डी, ठीक है ना। इन दोनों को निकालो और आपको मीन आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। पहले आपको सिग्मा एफ और सिग्मा, आपका सिग्मा एफ डी कितना निकला आपका इक्वल टू, अगर आप प्लस कर इसको लगाओ तो 128 आएगा, ठीक है ना। तो नाउ अब आपको निकाल गई सारी वैल्यू निकाल गई, तो मीन निकालना बहुत आसान है, क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है ना। ए कितना है बेटा आपका 3250 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 128 डिवाइडेड बाई 400, एच कितना था 500, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 3250 प्लस, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको एक्सप्रेशन आपका, इसको सिंप्लीफाई करो आप सिंपली, ठीक है ना, तो आपको कितना आएगा ये आपको आ जाएगा कितना, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। तो काटो इसको, 4 से कट जाएगा, 4 3 जा इंटू 5, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू 31350 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 160। अब जोड़ दो इसमें 0, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है 3 4 10 0 1 2 3 4 1 0, ये आउट, दिस इज योर आंसर। ये तो आंसर निकाला था 3410 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कैलकुलेशन में कहीं कहीं मिस्टेक आपसे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो बी केयरफुल, ठीक है। चलिए, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।